का जो नियमावली है ये मुझे अधिकार देता है इस चीज़ के लिए कि आप उनके चाहे मेंबर हो, सदर सेक्रेटरी, किसी में भी आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। मैंने इसी के हिसाब से एक कमेटी प्रबंध समिति बनाया, मदरसा बोर्ड में जमा करवाया। पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ कटिहार में। मुझे आना और अब तक 15 मरतबा आना, तो वैसी स्थिति में आप हमको दौड़ा क्यों रहे हैं? अब 15 रिसीविंग को लेकर जब मैं मदरसा बोर्ड के डीलिंग रियाजुद्दीन से मिला तो पता ये चल रहा है कि आपकी तो कोई कागजात है ही नहीं इसमें। नमस्कार, मैं निखिल कुमार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्रेस। हम इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में हैं और बिहार सरकार जो है सुशासन की सरकार होने की दावा करती है और ये धरातल पर क्या कुछ है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ जो शख्स है वो फ्रॉडगिरी के शिकार हो गए और आइए जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे को लेकर ये पटना मदरसा बोर्ड के आगे जो है भटक रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। क्या कुछ मुद्दा है और क्यों मदरसे बोर्ड के आगे आप खड़े हुए हैं? खड़ा होने का मतलब ये हुआ कि ये बिहार सरकार का प्रबंध समिति गठन नियमावली 2022 आया। इनके हिसाब से हर मदरसे में प्रबंध कमेटी बनना है जिसकी अवधि 3 साल होगी। तो उनके कुछ क्राइटेरिया हैं, तो उस क्राइटेरिया को मैं फुलफिल करता था। तो मैंने क्या किया, मेरे दादा ने इस मदरसों को बनवाया, सारी ज़मीन दे के बनवाया और जो सरकार और जमा करना किसको था, वो एचएम जो वहाँ के जो हेड मौलवी हो गए उनके ज़रिए से मैंने यहाँ पे जमा करवाया। और कुछ दिन बीत गया लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं जब यहाँ पे अप्रोच किया तो मुझे बताया गया कि डीलिंग से मिलिए कि आपकी क्या हकीकत है। तो मैंने उस जो आपने प्रबंध समिति का जमा किया है तो उसमें है कि इनका, तो अब्दुल हलीम नाम का एक का है, वो 3 दिन बाद घर बैठे अपना वो प्रबंध समिति बना के बोर्ड में जमा कर दिया। यही अब्दुल हलीम पहले भी फर्जीवाड़ा कर चुका था। अब्दुल हलीम कौन है, आप उनको पहचानते हैं? अब्दुल हलीम मेरे घर से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, उसके दायरे में, मेरे गांव पे ही रहता है वो। अच्छा। इससे पहले भी फर्जीवाड़ा करके एक बार वो जब अब्दुल करीम अंसारी साहब जब हुआ करते थे यहाँ के अध्यक्ष, तो उसके समय में भी मैं एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि उनके समय में भी मेरे दस्तावेज को गायब कर दिया गया था। मेरे पहले जो पूर्वज थे उनके बाद क्या किया, तो उनके जो दस्तावेज गायब करके उनको दे दिया गया था। मैं जब अप्रोच किया कि साहब अब्दुल हलीम ने तो ना ज़मीन दिया है ना उनके बाप दादा ने दिया है, वो कैसे बन गया? तो अब्दुल करीम अंसारी साहब वो संज्ञान लिए और पूरे छानबीन करने के बाद ये पाया कि अब्दुल हलीम फर्जी है और जमील अहमद सही है। तो उन्होंने जमील अहमद को दे दिया और वही अब्दुल हलीम, अब वो हाई कोर्ट तक नहीं टूटा, ये लोग चैलेंज किया, हाई कोर्ट में भी जमील अहमद कमेटी को बरकरार रखा। अब चूंकि वो एक बार बन चुका है तो सेकंड टाइम मैं बना, तो फिर अब्दुल हलीम महज 3 दिन के बाद यहाँ पे जमा करता है। मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से गायब हो जाती है, उनका रहता है। यानी कि शुरू से ही फिर इनको बेनिफिट पहुँचाने का शुरू हो गया था। ये डॉक्यूमेंट गायब कैसे हो रहा है? ये हो रहा है मदरसा बोर्ड के जो डीलिंग है वो जवाब दे ही देंगे। अच्छा। और मैंने इनकी सूचना लिखित रूप से अध्यक्ष ऑब्लिक सचिव करके इन पे सख्त कार्रवाई करने की मांग की कि किसी की साक्ष्य को कैसे कोई छिपा देगा। मैं सही हूँ गलत हूँ आप हियरिंग कीजिए। लेकिन हियरिंग भी हुआ, हियरिंग होने के बाद भी एक बार जो एक्टिंग चेयरमैन है अब्दुल सलीम अंसारी साहब, उन्होंने हियरिंग किया। मैं वहाँ पे अपना पक्ष रखते हुए दावा किया और मेरा दावा सही था, जो सीओ का रिपोर्ट से क्लियर हो गया। लेकिन उन्होंने भी उनके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, उनको तो स्क्रूटनी करके हटा देना चाहिए था। ज़बरदस्ती मेरे खिलाफ एक पार्टी तैयार किया गया अब्दुल हलीम को। इतना ही नहीं किया गया, मैं 12 आते रहा, मैं परेशान हो गया, तब जाके मीडिया भाई का मैं सहारा ले रहा हूँ कि मैं अब तक 15 मरतबा आ चुका हूँ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जब मैंने ये आरोप लगाया कि वो उसका डोनर नहीं है और मेरे दादा ने बनवाया है इसको और ज़मीन मेरे दादा ने दिया है, मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ, तो उन्होंने डीओ को लिखा लेटर के अध्यक्ष महोदय ने कि आप ज़मीनी हकीकत से हमको जो है ये दिलाइए कि एक्चुअल जो मदरसा जिसमें बना हुआ है वो ज़मीन किन की है, वो अब्दुल हलीम की है कि डॉक्टर इम्तियाज़ की है। तो उससे एकदम स्पष्ट हो गया जब वो फील्ड में गए। फील्ड में जाने के बाद अब्दुल हलीम को पता चला मेरा तो सब असलियत यहाँ पे उजागर हो गया, चूँकि केवाला का खेल हो गया, वो कहाँ से देता फर्जी केवाला। उसके बाद अभी रिपोर्ट वहाँ पेंडिंग ही था डीओ के पास, उसी वक्त आ करके मिली भगत करके अपने नाम पे अप्रूवल ले लिया। तो ये दिया कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब खुद का आपका डीओ का इंक्वायरी पेंडिंग है तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी सलीम साहब से, और डीलिंग से मैं पूछना चाहता हूँ सचिव साहब से कि आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप उनको दे दिया, जबकि इसके बारे में एक एक डॉक्यूमेंट मैंने दिया कि पहले फर्जीवाड़ा किया, इनके बाप ने किया, इन्होंने किया, अभी फिर कर रहा है। तो आपको ज़मीनी रिपोर्ट आने से पहले क्यों आपने दे दिया? इनके पास कोई जवाब नहीं था।
मुझे बोला कि आपको देंगे, मुझे बहुत ज़्यादा व्यस्त था। तो मैंने कहा कि मैं बार आ गए फिर भी आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। नहीं सुना जा रहा है, हर बार यही कह रहा है कि मैं कर दूँगा, है ना? लेकिन वो करते नहीं हैं, अच्छा। इसकी मिलीभगत है। मामला यही है कि उन लोग 5 टीचर जो अवैध जो बहाली हुई थी हुँ, और एक पुराने टीचर से मिलीभगत करके अब्दुल हलीम ने जो बनाया है, हुँ। हमको डिले करते हुए हमको तो देना ही है। चाहे यहाँ पे मिल जाए या कोर्ट में इंसाफ तो मिलेगा। मुझे यकीन है न्यायालय पे कि वो तो इंसाफ करेंगे ही, लेकिन एक कंडीशन लगा के दिया है, इसलिए यहाँ पे भी मैटर सॉल्व हो सकता है। जो सलीम साहब इसलिए मुझे नहीं दे रहे हैं कि उनका मनसा यही है कि वो पाँचों का अवैध निकासी यहाँ से ऑर्डर करके और उन लोगों का पेमेंट कर देंगे, जो टीचर है ही नहीं। अब उसका मैटर कोर्ट में है। अच्छा। अब वो बार-बार उनकी दुहाई देते हैं कि उनको आप लीजिएगा कमेटी में तो आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये तो मुझे इंटेंशनली परेशान किया जा रहा है। तो ये कौन होते हैं बताने वाले कि आप कर्मी हैं? कुछ नहीं होता है, ये ज़बरदस्ती ये कर रहे हैं। जब माननीय न्यायालय में कोर्ट न्यायालय में विचाराधीन जब मामला है। विचाराधीन मामला है, आप मुझे प्रेशराइज़ क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कोर्ट से वो जीत के अगर आ जाते हैं तो कोर्ट के आलोक में उनका पेमेंट होगा, सर्विस बचेगी। अगर वो गलत है तो गलत रहेंगे, लेकिन आप जो बता रहे हैं ये गलत है। मैंने इसीलिए मीडिया का सहारा लिया कि मैं आते-आते थक चुका हूँ। सलीम साहब से मेरी दरख्वास्त है, माननीय शिक्षा मंत्री को मैंने आवेदन दिया है, अल्पसंख्यक आयोग है ना, अध्यक्ष महोदय को मैंने एक आवेदन दिया है। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से वहाँ तक मैसेज पहुँचे, इस पे कार्रवाई हो कि एक पक्ष को तथ्य को छिपाते हुए गलत आदमी को अप्रूवल कैसे मिला और कंडीशन लगाते हुए दिया, तो आप मुझे क्यों दौड़ा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और गलत निकासी ना हो ताकि उसका बंदरबाट ना हो पाए पैसा का। सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं हो, मैं इसके लिए ही पहल कर रहा हूँ और मुझे इंसाफ मिले क्या आपके माध्यम से। क्या कुछ आश्वासन मिला अगर आप आवेदन दिए तो? वो जो आवेदन देने के बाद वहाँ से तो आश्वासन मिला है, लेकिन होना तो यहाँ से है। अच्छा। और सलीम साहब डेट पे डेट इसलिए दे रहे हैं कि वो गलत तरीके से अगले को फ़ायदा पहुँचा सके। अच्छा। उसको उनको भी पता है, ये न्यायालय जाएँगे, जीत के आएँगे। लेकिन न्यायालय जब आपके हाथ में जब अभी है कंडीशन लगा के, तो ये आप हाथ मुझे क्यों नहीं दे रहे? डॉक्यूमेंट दिखाइए थोड़ा। ये हाथ में आपके साइड देख सकते हैं कि हाथ में ये भैया जो हाँ, ये सर जो है इनके साथ बहुत सारी डॉक्यूमेंट और इनके साथ जो है बगल के ही पड़ोसी जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और इनके रहते साथ दे रहे हैं। हाँ। इनको मदरसा बोर्ड खुले तौर पे साथ दे रहे हैं। हुँ। इसीलिए ऐसी जो है गलत हरकत बंद करे, जो इंसाफ है वो करे, जो असली हकदार है उन्हें हक मिले, गलत निकासी ना हो, जो काम करे पैसा मिले, जो काम ना करे घर बैठे पैसा ना मिले। अच्छा। मेरा यही अपील है, सरकार से भी यही अपील है। अब क्या परिचय है सर अपना? मैं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद, ये नवगठित प्रबंध समिति, मदरसा नंबर 646, मदरसा दारुल हुदा सिकोड़ना, कदवा, कटिहार। चलिए, तो ये हमारे साथ इम्तियाज़ अहमद जी थे जो कि अपने बातों को कह रहे थे कि हमारे बहुत जगह अर्जी लगाए हुए हैं और कुछ असहज महसूस कर रहे हैं और इनके पड़ोसी इनसे परेशान कर रहे हैं, कहीं न कहीं मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। उस पर आपका विचार क्या है? अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।